नाइन्थ क्लास साइंस ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा परमाणु संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। देखिए, यहाँ हम सबसे पहले परमाणु के बारे में बात करेंगे। परमाणु के बारे में जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ के विभिन्न रूपों के बारे में जानने की जिज्ञासा की, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति थी कि वो पदार्थ की जो उसका मूल स्वरूप था उसके बारे में अनभिज्ञ थे। इसके बारे में भारतीय दार्शनिक है महर्षि कणाद, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। सबसे पहले महर्षि कणाद इन्होंने बताया कि पदार्थ को यदि तोड़ते जाए, यदि पदार्थ को विभाजित करते जाए, तोड़ते जाए, तो तोड़ते तोड़ते या विभाजित करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वह पदार्थ विभाजित होना बंद हो जाता है, अर्थात अविभाजित होता है। पदार्थ की यह अविभाजित जो अवस्था है वही परमाणु होता है महर्षि कणाद के अनुसार। सबसे पहले भारतीय जो दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ को लगातार तोड़ते जाए तो एक स्थिति ऐसी आवेगी पदार्थ की कि वह टूटता हुआ बंद हो जाएगा, अर्थात उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस अवस्था को परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? परमाणु। तो आप सबसे पहले लिखेंगे महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु। 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 देखिएगा, लिखेंगे हम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के ने प्रतिपादित किया कि महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं तथा अंत में
आती है एक सीमा ऐसी आती है कि एक सीमा ऐसी आती है कि जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसी आती है कि जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। इस अविभाजित सूक्ष्मतम कण को इस अविभाजित सूक्ष्मतम कण को ही कनाद जी ने परमाणु नाम दिया। परमाणु नाम दिया। देखिएगा, जो महर्षि कनाद थे उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि पदार्थ को विभाजित किया जाए। तो पदार्थ को विभाजित करते 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 उन्हें छोटे छोटे कणों में प्राप्त कर लेते हैं और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब वह कण पुनः विभाजित ही नहीं होगा, जब उस कण को पुनः विभाजित ही नहीं किया जा सकेगा। ऐसी जो अवस्था होगी कि वो कण पुनः विभाजित ही ना हो, ऐसी अवस्था को अविभाजित अवस्था कहेंगे। और यह अविभाजित जो कण है वो कनाद जी के अनुसार परमाणु कहलाता है। कनाद जी ने उसे परमाणु नाम दिया। कनाद जी ने इस सूक्ष्मतम अविभाजित कण को अंत में क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो महर्षि कनाद जो एक भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि द्रव्य को यानी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाओ। जब छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाएगा तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पदार्थ टूटना बंद हो जाता है, क्योंकि वह इससे ज्यादा नहीं टूट पाता। तो यह जो अवस्था होती है कि पदार्थ अब विभाजित नहीं होगा, वह अवस्था पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था होती है। और यह सबसे सूक्ष्मतम जो अवस्था है ये क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है, महर्षि कनाद के अनुसार। सबसे पहले महर्षि कनाद ने परमाणु को डिफाइन किया, समझाया कि पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था, सबसे सूक्ष्मतम और अविभाजित अवस्था, जिसे क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु नाम दिया। ये महर्षि कनाद के अनुसार है। इसके बाद कुछ दार्शनिक और थे, ये ग्रीक दार्शनिक है, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिफस। उनके अनुसार परमाणु बात वही है। इन्होंने भी यही कहा था कि परमाणु की यानी जो पदार्थ है उसकी सबसे छोटी और अविभाजित जो इकाई होती है वो परमाणु कहलाती है। महर्षि कनाद ने जो परमाणु के बारे में डिफाइन किया था, समझाया था, लगभग सभी जो दार्शनिक थे उन्होंने उन्हीं चीजों को रिपीट किया।
किया उन्हीं को ही उन्होंने पुनरावृत्ति की। तो जो ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस उनके अनुसार, तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के अनुसार या के मतानुसार परमाणु ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के अनुसार परमाणु, इन्होंने परमाणु को कैसे डिफाइन किया, किस तरह से समझाया, तो देखिएगा डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के अनुसार इन्होंने सुझाव दिया था यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, यदि हम, बात वही आ रही है यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं होता, जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित, प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी स्थिति आती है कि प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो ग्रीक दार्शनिक थे उन्होंने इसलिए इन्होंने इस प्राप्त कण को प्राप्त अविभाजित कण को इसलिए इन्होंने इस प्राप्त अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। परमाणु नाम दिया। ये थे ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस। इन्होंने क्या कहा, यदि पदार्थ को, बात वही आ गई जो महर्षि कलाम ने बताया पहले, थोड़ी देर पहले बताया था कि पदार्थ की सबसे छोटी जो अवस्था है, विभाजित अवस्था होती है, उसे ही परमाणु कहते हैं। घूम फिर के वही सवाल है, ये भी यही कहना चाह रहा है कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं। कब तक करते जाओ, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब कण पुनः विभाजित नहीं होगा, मतलब फिर वो टूटेगा नहीं। तो यह जो अविभाजित अवस्था होती है, इसको ही, इस अविभाजित कण को ही इन
ग्रीक दार्शनिकों ने क्या नाम दे दिया? परमाणु। क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दिया। ये थे आपके ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस। अब इसके बाद ध्यान दें आप, ये जो बात है ये 1800 शताब्दी से पहले की है, लगभग 1800 शताब्दी के आसपास की बातें हैं। तब तक स्पष्ट परमाणु के बारे में बताने संभव नहीं था। धीरे धीरे स्थिति थोड़ी क्लियर होती गई और 18वीं शताब्दी के अंतर वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा और उनके स्वाभाविक रूप से यह पता करने का प्रयास किया कि इनके मध्य जो संयोग होता है वो कैसे होता है और तत्व परस्पर सहयोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रसायन संयोजन के नियम से जाना जाता है। उसका नाम है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। इसके अंतर्गत दो नियम दिए हैं उन्हें, हम इनकी बातें करेंगे, समझें। दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे लवाइजी, एक का नाम तो था लवाइजी और जोसेफ एल प्राउस्ट एवं जोसेफ एल प्राउस्ट इन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य किए और प्रायोगिक कार्य करके रसायन संयोजन के दो नियमों को प्रस्तुत किया। इन्होंने लवाइजी और जोसेफ एल प्राउस्ट ने इन्होंने प्रायोगिक कार्य किए थे और प्रायोगिक कार्यों के माध्यम से बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य किए और उनके माध्यम से दो नियमों को प्रतिपादित किया। एक तो था स्थिर अनुपात का नियम और एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों नियम मिलकर रसायन संयोजन के नियम के नाम से जाने जाते हैं। इसी के माध्यम से इनकी पुष्टि होती है। तो रसायन संयोजन के नियम क्या है? रसायन संयोजन के नियमों के लिए लवाइजी और ये जो दूसरे वैज्ञानिक थे जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने अपनी इन्होंने दो नियमों को प्रतिपादित किया। तो आप लिखेंगे इसमें लवाइजी एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने अधिक प्रायोगिक कार्य, बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य करके, बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य करके रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम और नंबर 2 था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये वैज्ञानिक थे लवाइजी और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने रसायन से के नियमों को प्रतिपादित किया। अब हम एक एक करके इन दोनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण तात्पर्य है द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। वो निश्चित तौर पर क्या रहेगा? स्थिर ही रहता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिएगा, क्या है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम? कोई भी रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो ध्यान दें आप, रासायनिक अपक्रिया में तो पहला पद तो होता है क्रिया कारक का, तीर का चिन्ह होता है, तीर के चिन्ह के सामने यहां होते हैं क्रियाफल। क्या होते हैं? क्रियाफल। जब क्रिया कारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं तो बनने वाले क्रियाफल और क्रिया कारकों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। क्रिया कारकों का टोटल द्रव्यमान और क्रियाफल का टोटल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रिया कारकों का द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा या क्रियाफल का द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा, या ऐसा कभी नहीं होगा कि इनसे क्रियाफल का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा, या इनका ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में क्रिया कारकों का टोटल द्रव्यमान और क्रियाफल का टोटल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा बराबर रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान को निर्मित किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है न तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। नंबर 2 है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर
अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक है, जैसे NH3 है, तो इसमें दो तत्व है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 अनुपात में तो हाइड्रोजन होगा, एक अनुपात में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ये निश्चित अनुपात है अमोनिया के लिए। 3 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात क्या होना है? नाइट्रोजन होना आवश्यक है। मैं बात करूं जल की H2O होता है, तो यहाँ 2 अनुपात में तो होगा हाइड्रोजन और 1 अनुपात में होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। तो किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। इसे निश्चित अनुपात का या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। लिखें, जब यहाँ लिखें कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में, इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, प्राप्त किया गया हो, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो। ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में रासायनिक प्रक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इस प्रकार से रासायनिक संयोजन के ये 2 नियम हैं जिन्हें लवाइजिए ने और जोसेफ एलेब्राउश ने प्रतिपादित किया था। धन्यवाद। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए